केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की सेकंड क्लास है और हम आपको कल लास्ट में पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। और हमने आपको यहाँ तक बताया था कि केमिकल बॉन्ड जो है वो 3 तरह का बुनियादी तौर पर होता है। पहली टाइप को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, दूसरी को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड और तीसरी को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और हम बोर्ड पे जा रहे हैं, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे। और बच्चों कल जब हमने केमिकल बॉन्ड की आपको हेडिंग लगवाई थी, तो हेडिंग लगवाई थी केमिकल बॉन्ड एंड नीड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे नीड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड बनाने की वजह क्या है, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो बच्चों कल इसका जवाब हमने दिया था आपको, तो आज आपको इसी टॉपिक को आगे लेके पढ़ाएंगे। बॉन्ड बनाने की बच्चों 2 वजूहात होती हैं जो कल हमने आपको बताई थी। बच्चों बॉन्ड बनाने की पहली वजह यह होती है कि एटम्स अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं। इमिशन ऑफ एनर्जी होती है बच्चों जब भी बॉन्ड बनता है। इमिशन ऑफ एनर्जी टू लोअर द एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बच्चों एनर्जी निकलती है जब भी बॉन्ड बनता है। बच्चों एनर्जी के निकलने की वजह से सिस्टम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि बच्चों लो एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। तो बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना स्टेबल बॉन्ड बनेगा, जितनी कम एनर्जी निकलेगी उतना कम स्टेबल बॉन्ड बनेगा। बच्चों केमिकल बॉन्ड के दौरान, केमिकल बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को या तो हम लेटिस एनर्जी कहते हैं या फिर इसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। लेटिस एनर्जी उस वक्त निकलती है जब आयोनिक बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड एनर्जी उस वक्त निकलती है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये बच्चों बुनियादी तौर पर 2 तरह का बॉन्ड होता है, 2 तरह की एनर्जी होती है। लेटिस एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है और बॉन्ड एनर्जी हमेशा कम होती है। तो बच्चों बताइए कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड? यस इकरार, यू आर राइट। विच बॉन्ड इज मोर स्टेबल, आयोनिक और कोवलेंट? नहीं बेटा, ये कौन है जो कोवलेंट कह रहा है? फातिमा? नहीं बेटा। कहा? नहीं बेटा। दानियाल? नहीं नहीं। और बाकी सब लोग ठीक कह रहे हैं जी। सो आयोनिक बॉन्ड स्टेबल होगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी निकल रही है। और अब दूसरी बात सुनिए मोहम्मद सरवर भाई, आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, कोवलेंट बॉन्ड कम स्टेबल होगा। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चों दूसरी वजह सुनिए, एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, उसका दूसरा रीजन सुनिए, और वो है एक्वायरिंग 8 electrons and in some cases 2 electrons, acquiring 8 electrons in the valence shell
acquiring 8 electrons in the valence shell। और बच्चों ये बात कि हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में करना चाहता है, क्योंकि वो ओबे करता है ऑक्टेट रूल को। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो करेगा तो फिर जो रूल बनता है उसको कहते हैं ड्यूप्लेट रूल, ड्यूप्लेट रूल या डुएट रूल। तो अब इसको समझ ले जनाब, गौर से समझ ले। खुसूसी तौर पर फर्स्ट ईयर A3 के स्टूडेंट्स इस बात को तवज्जो के साथ सुने। बच्चों किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, दैट इज नोन एज वैलेंस शेल। बच्चों वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। बच्चों सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नॉर्मली 1 से लेकर 7 तक होती है, लेकिन बच्चों नोबल गैसेस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। इनके पास बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, लेकिन एक नोबल गैस के पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका नाम हीलियम है। तो बच्चों किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनके पास बच्चों 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये बेइंतहा स्टेबल होती हैं और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। इसी तरह हीलियम जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, जिससे बच्चों ये नतीजा निकाला गया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल में हो तो वो एटम स्टेबल होता है। बच्चों हर एटम बॉन्ड बनाते वक्त ये चाहता है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले। टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है और यही बॉन्ड बनाने की असल वजह है। तो ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट आपको बताता हूं दोबारा से इंग्लिश में, ताकि आप इसको अपने जहन में बिठा लें। एवरी एटम tends to get 8 electrons in the valence shell. This is called octet rule. If an atom gets 8 electron in the valence shell, if an atom gets 8 electron in the valence shell, then we say it has complete octet. Some atoms tend to get only 2 electrons in the valence shell, and this is also called Duet rule or duplet rule. This rule was put forward by Lewis and Coastal. तो बच्चों ऑक्टेट का क्या मतलब होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल।
और बच्चों ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं। देयर आर 2 ways टू कंप्लीट द ऑक्टेट। हाँ बेटा कहा, ड्यूप्लेट रूल सिर्फ चंद एटम्स होके करते हैं बच्चों। उसमें एक हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है और बेरिलियम है एंड सम टाइम बोरोन है। ये भी बहुत कम कम ओबे करता है बोरोन। सिर्फ ये 5 एटम है जो डुएट रूल ओबे करते हैं। डुएट माने 2, ये बता रहा हूं मैं। और अब बच्चों आपको बताता हूं ऑक्टेट कंप्लीट करने के कितने तरीके हैं। वेस खत्म हो गया लाल वाला। वेस टू कंप्लीट ऑक्टेट, वेस टू कंप्लीट ऑक्टेट 2 तरीके हैं ऑक्टेट मुकम्मल करने के। कोई भी एटम हो अगर वो ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहते हैं तो उसको 2 तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। पहला तरीका बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। पहला तरीका बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट करने का यह है कि जो एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है वो अपने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दे, वो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर। ट्रांसफर में लॉस और गेन दोनों आएंगे। एक ने दिया, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया, इन दो इसको मिला के कहेंगे ट्रांसफर। दूसरा तरीका बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट करने का है बाय शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पेयर की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों 2 तरीके हो गए ऑक्टेट कंप्लीट करने के, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बच्चों जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है वो आयोनिक बॉन्ड कहलाता है और जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों बॉन्ड 2 तरीके का मेन बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। और इन दोनों की डेफिनेशन बच्चों यहां से हमारे पास आ गई। आयोनिक बॉन्ड is a type of bond which is formed by the complete transfer of 1 or more electrons, and covalent bond is a type of bond which is formed by sharing of 1 or more electron pairs, 1 or more pair of electrons between 2 atoms. तो भाई बात समझ में आई आप लोगों को? तो बॉन्ड बनाने की 2 वजूहात हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप लोग बिला झिझक पूछ लीजिए। याद रहे कि ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब आपको पढ़ने हैं, वरना आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। आगे कुछ समझ नहीं आएगा भाई। तो यहां तक मुझे बताए कोई क्वेश्चन आपको करना है या नहीं? शेयरिंग पेयर में ही होगी? हाँ पेयर में होगी। 1 पेयर या 2 पेयर या 3 पेयर की शेयरिंग होगी। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब ये है मुंतहा कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम लूज कर देगा, दूसरा एटम मुकम्मल तौर पर गेन कर लेगा। शेयरिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों एटम्स के बीच में रहेंगे।
लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो उसका ड्यूप्लेट हो जाएगा मुकम्मल, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जी मुंतहा, ज्यादा से ज्यादा सानिया इलेक्ट्रॉन्स 4 ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन 4 में भी बहुत ज्यादा मतलब डाउट होता है कि बॉन्ड आयोनिक है या कोवलेंट है। 1 से लेकर 3 नॉर्मली, ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रांसफर हो सकते हैं। ये आयोनिक बॉन्ड की वजह से चार्ज आता है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से नॉर्मली चार्ज नहीं आता, लेकिन चार्ज आ सकता है दानियाल। देखो नेट में तो एडिंग कैसे होगा? शाहरुख को कर दीजिए, फोन मिला हुआ मुझको, शाहरुख को एलसीडी फोन मिला के बोलो कोई एडमिन है जो ऐड होगा चाहे। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए बच्चों। बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, या बहुत सारे ऐसे बॉन्ड बनते हैं जिसमें एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्टेट रूल जनाबे वाला फेल हो जाता है। तो आप क्या करें जी? क्या ये भी पढ़ना पड़ेगा? बच्चों, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा खुद से। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। तो अब मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अगला टॉपिक देखिए जी, बच्चों अगला जो टॉपिक आपको यहां पे पढ़ना चाहिए और आप पढ़ते भी हैं, उसका नाम है एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। इसका दूसरा नाम है फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, और इसका दूसरा नाम है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये टॉपिक बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। बहुत सारे एटम्स हैं जो ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करते। ऑक्टेट रूल का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। बाद वक्त आप देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8 होंगे, बाद वक्त लेस देन 8 होंगे, और बाद वक्त टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में होंगे। तो ये ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से कम हो गए, ऑड नंबर में हो गए। ऑड नंबर का मतलब है 8 नहीं है, 8 ही नंबर है। तो अगर कोई ऑड नंबर है तो वो 8 नहीं हो सकता, 8 नहीं होगा तो ऑक्टेट रूल टूट गया। इसको कहते हैं हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपर माने ज्यादा, हाइपो माने कम, वैलेंट मीन्स ऑक्टेट, और इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्टेट रूल की 3 एक्सेप्शंस है जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं, देखें आप जरा गौर से।
ठीक है जी, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अब देखिए इसको यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल है जी बहुत मशहूर BF3। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। मतलब कि 3 कोवलेंट बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना रहा है बोरोन। मतलब कि जो एक लाइन होती है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को जाहिर करती है। बेटा इसमें भी इंक खत्म हो गई। अब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए सबके, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2, 2, 4 और 2, 6। बच्चों ये जो लाइन होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्लोरीन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बोरोन का है। ये बच्चों लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है, जो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए तमाम मॉलिक्यूल्स का। तमाम मॉलिक्यूल्स का लुईस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। जब ये आपकी कोर्स में नहीं है, रिव्यू सिलेबस में ये निकाल दिया, तो फिर कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे यार? मैं बनवाऊंगा सारे आपको। ओके, डोंट वरी। नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बोरोन, सॉरी अराउंड फ्लोरीन? यू नो 2, 2, 2, 2 टोटल कितने हो गए? अभी जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ओ भैया 6 कैसे हो गए भाई? 2, 2, 2, 2 कितने हो गए? 8। इसके गिनो। 2, 2, 2, 2 कितने हो गए? 8। इसके गिनो। 2, 2, 2, 2, 8। फ्लोरीन के तो 8 हो गए। अब जरा बोरोन के गिनो, बोरोन के गिनो। 2, 2, 2 बोरोन के कितने हो गए? बोरोन के कितने हो गए? 6। क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है? तो बोरोन का क्या है? छक्का है। क्या है? छक्का है। छक्का मीन्स 6 स्टेट। बोरोन का क्या है? 6 स्टेट। तो ऑक्टेट तो मुकम्मल नहीं हुआ ना, ऑक्टेट तो मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा हाइपोवैलेंट। क्या कहलाएगा? हाइपोवैलेंट। बच्चों बोरोन जो है वो ग्रुप 3 से बिलोंग करती है। बच्चों ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जब भी बॉन्ड बनाएंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। देखो आ तो आट सकते हैं, लेकिन बेचारे के पास मौका नहीं मिल रहा उसको आर्ट करने का। तो बच्चों बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। इनका कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। नहीं मेहर सली, बोरोन स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो मॉलिक्यूल तो बन गया, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। तो ये इस ट्राई में होगा कि अपना ऑक्टेट किसी तरह कंप्लीट कर ले, लेकिन वो नहीं कर सका। मेरा 8 से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। लेकिन महर यहां मॉलिक्यूल बनने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आई। स्टेबिलिटी तब आएगी जब मॉलिक्यूल बने विद कंप्लीट ऑक्टेट। स्टेबिलिटी तब आती है जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बस जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। तो आपने देखा बच्चों के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसपे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो बेटे
आप लोग तो ये टॉपिक जो है, आप लोगों को बच्चों ये टॉपिक खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बताएं मुझे सेकेंड ईयर कैसे करेंगे। मतलब या तो फिर आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाए, जान छुड़ाए अपनी वहीं से। व्हाट डू यू से? अरे भाई आमना, आपसे किसने कह दी ये बात? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 7 होते हैं। तो मेरे बेटे आज आपको ये काम करना है, ये टॉपिक करके आना है। कल आपने एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल करके आएंगे सब लोग। ओके, तो मैं बहुत सारा मटेरियल भेजूंगा आपको इसके मुतालिक। ओके, तो अब मैं बच्चों नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं और उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। पहली टाइप का बॉन्ड आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग अपने पास हेडिंग लगा लें। फर्स्ट टाइप का बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। बच्चों आप जब बहुत छोटे थे तब से ये बात सुन रहे हैं कि यार 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक और कोवलेंट, और आपको परेशानी होती थी कौन सा कंपाउंड आयोनिक है कौन सा कोवलेंट है। तो इंशाल्लाह आज ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आयोनिक बॉन्ड, and it is also called electrovalent bond। इस बॉन्ड का तस्वुर 1916 में जिन साहब ने पेश किया उनका नाम था डब्ल्यू गोसल। जी बेटा कर रहा हूँ यार, देखिए एक आदमी अकेला जितने काम कर सकता है वो मैं कर रहा हूँ, और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही काम करती है। कभी वो चली जाती है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। कैमरा बोर्ड की तरफ हो गया है जी। अब आपको आयोनिक बॉन्ड की तारीफ बताते हैं। बच्चों आयोनिक बॉन्ड अभी आपको थोड़ी देर पहले तारीफ बताई थी। आयोनिक बॉन्ड इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड, it is a type of chemical bond formed by complete transference of one or more electrons from metal to non-metal, from metal to non-metal, that binds oppositely charged ions, that is cations and anions, that binds oppositely charged ions. Cations and anions by electrostatic forces of attraction. This is the complete definition of ionic bond. जी बेटा अब कैमरा ठीक हो गया, डेफिनेशन सुन ली। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब एक एटम दूसरे एटम को
अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर कर देता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब मेटल एटम नॉन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देकर कैटाइन में कन्वर्ट हो जाती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर एनाइन में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चों, कैटाइंस और एनाइन अपोजिट चार्ज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो आयोनिक बॉन्ड बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम है, जो कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स के दरमियान मौजूद होती है। और बच्चों, अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है और वो ये कि आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। आयोनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, which means it extends equally in all directions. Ionic bonds are non-directional, that is, it extends equally in all directions. इसका मतलब ये हुआ कि strength of interaction between two ions depends upon distance but not on the direction. यानी दो आइंस के दरमियान जो कशिश की कुव्वत है, जो कशिश की ताकत है, वो सिर्फ दोनों आइंस के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। यानी तमाम डायरेक्शन में आयोनिक बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। किस तरह बच्चों, ये मैं अभी आपको डायग्राम से समझाता हूं। बच्चों, डायरेक्शनल नेचर की वजह से आयोनिक कंपाउंड हमेशा नॉन डायरेक्शनल नेचर की वजह से आयनिक कंपाउंड हमेशा किसी किस्म की ज्योमेट्री शो नहीं करते। यानी आयोनिक कंपाउंड्स का कोई शेप नहीं होती और ना ही बच्चों ये एक खास आइसोमेरिज्म होता है जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, शो नहीं कर सकते। अब बच्चों इसको आप बोर्ड के ऊपर समझिए कि किस तरह आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, इसका उलट होता है डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, यानी जो कोवलेंट बॉन्ड की ताकत है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। आयनिक बॉन्ड की ताकत डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। देखो गौर से देखो, ये कैटाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये एनाइन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इन दोनों आइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है। ये बच्चों मैंने ऐसे ही आपको डॉटेड लाइंस के जरिए ये मैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा रहा हूं। ये कोई साइन नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। जितना डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी, उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन cation and anion is called ionic bond. So the strength of ionic bond depends on the distance, not on the direction. अब अगर मैं इस कैटाइन को ऊपर ले आऊं या इसको नीचे ले आऊं या इसको यहां ले आऊं, इस बात के ऊपर आयोनिक बॉन्ड की ताकत डिपेंड नहीं कर रही। आयोनिक बॉन्ड की ताकत डिपेंड कर रही है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। कम है आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ज्यादा है आयनिक बॉन्ड वीक। Is it clear to you? और अब बच्चों आपको आयनिक बॉन्ड के हवाले से कुछ और बातें बताते हैं और उसका नाम है कंडीशंस
बच्चों हेडिंग अब आप लगाएंगे कंडीशंस। आयनिक बॉन्ड बनाने की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, अपोजिट नेचर ऑफ एटम्स। अपोजिट नेचर ऑफ एटम्स। बच्चों जो दो एटम्स जो आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं उनकी नेचर अपोजिट होनी चाहिए। यानी एक एटम स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए और दूसरा एटम स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल का होना चाहिए। जब तक दोनों एटम की नेचर अपोजिट नहीं होगी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। बच्चों स्ट्रॉन्ग मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं और नॉन मेटल को इलेक्ट्रो नेगेटिव भी कहते हैं। तो जब बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। बच्चों स्ट्रॉन्ग मेटल्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में पाई जाती हैं। ग्रुप 1A में जो मेटल्स है बच्चों उनके नाम है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ये बातें मैंने पढ़ा दी थी, लेकिन चूंकि ग्रुप A3 में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है तो मैं ये बातें यहाँ रिपीट कर रहा हूं ग्रुप A3 के लिए। बच्चों ग्रुप 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। बच्चों यहां पे बेरिलियम आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता और यहां पे लिथियम कभी कभी आयनिक बॉन्ड कम आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बच्चों ग्रुप 7 जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 6A एंड 7A, जिसके अंदर बच्चों दो एलिमेंट याद रख लो, ऑक्सीजन और सल्फर। और ग्रुप 7A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों जब इन ग्रुप के एलिमेंट से कंबाइन होंगे तो दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? और हमारे पास जो है बच्चों 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, मैं आगे नहीं जा सकूंगा। यस, मैं यहीं पे रोक रहा हूं क्लास को। सेकंड पॉइंट कल पढ़ाऊंगा, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। तो बच्चों कैसा रहा आज का लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का? आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए।